हेलो गाइज, प्यारे साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का मेन टॉपिक, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। बच्चों की डिमांड की थी सर फ्रिंज वाला निगमन समझा दीजिए, ये अंग प्रयोग सिद्धांत पर जो आधारित है, ठीक है। और उसके बाद में प्रकाश के थोड़ा व्यतिकरण के बारे में समझा दीजिए। तो देखिए, आज पूरी क्लास देख लीजिए, यहाँ एक निगमन भी करा देंगे और डिफिनीशन भी इसकी करा देंगे, पूरा डाउट क्लियर कर देंगे प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। अंत तक क्लास में बने रहिए और याद कराने की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो समझिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश के व्यतिकरण में रिमेंबर पॉइंट क्या है, एक शॉर्ट डायरी में लिखेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण है, समझने वाले हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसमें प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की तरंगे माध्यम में एक साथ संचरित की जाए, ठीक है। एक ही माध्यम कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कला संबद्ध होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कैसा होना चाहिए? ये तरंगे अध्यारोपित होनी चाहिए, है ना, एक ही दिशा में अध्यारोपित होनी चाहिए। ये रिमेंबर पॉइंट है, समझिए। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति तथा समान आयाम की तरंगे एक साथ संचरित की जाती हैं, ठीक है, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ऐसे समझिए जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, हमारी बाइक भी बराबर तरंग दैर्घ्य उत्पन्न कर रहे, प्रकाश तरंगों में है, ठीक है। उसके बाद उधर से जो बाइक है उसमें भी बराबर, दोनों की तरंगे बराबर हैं, दोनों की लाइट बराबर है। तो क्या होता है कि हम लोगों का दिमाग चिम जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो हमको वस्तु दिखाई ही नहीं देती है। जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे गिर जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, कुछ अंधकार सा छा जाता है, वो क्या हो जाता है? प्रकाश व्यतिकरण। और कुछ तो इतना फोकस बढ़िया दिखाई, हाँ बिल्कुल फिर दिखाई देता है। जब वो विपरीत दिशा में आते हैं, जैसे इस दिशा में आ रहे हैं, इस दिशा में आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि उसमें दिखाई नहीं देता। और जब हम इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं, तब उसमें क्या होता है? दिखाई देने लगता है, यानी तीव्रता बढ़ जाती है। समझिए कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम तुमको समझा देंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे ये है तरंग दैर्घ्य, साफ साफ बताया गया है कि समान आवृत्ति तथा समान आयाम, यानी जिनकी तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, यानी ये ग्राफ जितना उठ रहा है उतना ग्राफ वैसे उसमें भी होना चाहिए। दो तरंगे में ले रहा हूं, ये मैंने दो तरंगे ले ली, एक ही दिशा में है, ठीक है, सेम इसी तरीके से। अब आयाम क्या होता है? ये आयाम होता है, जैसे ये आयाम बोला जाता है। आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक की क्या होनी चाहिए? दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है। ये आवृत्तियां तरंग दैर्घ्य होती है। क्या बताया गया? जब समान आवृत्ति समान आयाम की तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचरित की जाती हैं, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे जब एक ही माध्यम में तरंगे संचरित किया, जैसे ये तरंग है, उसके बाद में ये, हम दोनों जैसे सेम बाइक है, सेम लाइट है, ठीक है, सेम उसकी तरंग दैर्घ्य है, और यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे इस दिशा में हम जा रहे हैं, उसी दिशा में हो जा रहे हैं, तो हमको तो और आसानी हो जाएगी। जो मार्ग देखना है वो तो बिल्कुल और फोकस दिखाई देने लगेगा। उसके बाद में यदि हम इधर से जा रहे हैं, वो इधर से आ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? तब तो हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो क्या हो जाता है? आंखें देखा होगा तुम लोगों ने, क्या होता है कि आंखें बिल्कुल चिम जाती है, बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता सब। तो वो क्या हो जाता है? ये दोनों घटनाएं क्या कहलाती हैं? व्यतिकरण कहलाती हैं। अब इसमें जब अधिक दिखाई दे, ठीक है, जहां जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, उसे संपोषी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? संपोषी। और उसके बाद में जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, उसे विनाशी बोलते हैं। विनाशी तो है, अब उधर से हम आ रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं, उसके बाद में दिखाई नहीं देगा, अब कहीं लुढ़क गया तो विनाशी हो गया। तो क्या हो गया? विनाशी व्यतिकरण। यह क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। समझ में आया? फिर एक बार रिपीट करिए, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी।
व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति व समान आयाम, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की तरंगे, ठीक है, जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचरित की जाती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाए उसे संपोषी व्यतिकरण, जिन स्थानों पर न्यूनतम हो जाए उसे विनाशी व्यतिकरण। जैसे समझिए, अब जैसे ये दोनों तरंगे हैं, इस तरीके से सेम तरीके से चल रही हैं। जब सेम तरीके से ये चल रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी तरंगे, इनका जो आयाम हो जाएगा यानी ये अधिक हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, A1 + A2, यानी ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये तरंगे क्या हो जाएंगी, अधिकतम हो जाएंगी, अधिकतम हो जाएंगी। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसे बोलते हैं संपोषी। अब विनाशी में क्या होता है, ये तरंग ऐसे जा रही, ठीक है, समझ लेना बात को। ऐसे वो तरंग सेम उस वैसे में भी ये भी बनाऊंगा। इसमें क्या है, इसमें ये है। अब इन दोनों के बीच जो तरंग हमें प्राप्त होगी न्यूनतम प्राप्त होगी ऐसे, उसके यदि घट जाएगी क्या हो जाएगा, जैसे ये A1 है, ये A2 है, तो A1 - A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 - A2 हो जाएगा। समझ में बात आई? तो ये न्यूनतम हो जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। जब किसी एक ही माध्यम में समान आवृत्ति व समान आयाम की तरंगे एक साथ संचरित की जाती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण, जिन स्थानों पर न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल बताया तुमको, जैसे समान आवृत्ति की हम लोग बाइक चला रहे हैं, दो लोग अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाता है कि उसकी रोशनी बढ़ जाती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण बन गया। अब क्या है, हम इधर से जा रहे हैं, बराबर लाइट वाले उधर से भी बराबर है तो दिमाग चकरा जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, दिखाई नहीं देता, वो क्या हो गया, विनाशी व्यतिकरण। उसमें जरा सा लुढ़क जाओ तो विनाशी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। तो समझ में बात आई, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, फिर एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, गारंटी से याद हो जाए। जब किसी, चलो लिख देते हैं इसी बात पे, चलो लिख देते हैं, जब किसी एक ही माध्यम में जब समान आवृत्ति व समान आयाम की तरंगे जब समान आवृत्ति और समान आयाम की तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचरित की जाती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर
प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। अधिकतम होती है, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, करण कहते हैं। और जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, कम होती है, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उससे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। जब समान आवृत्ति और समान आयाम की तरंगे किसी एक ही माध्यम में एक साथ संचरित की जाती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी, और जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विद एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। इसके बाद में इसका लिए आवश्यक शर्तें पूछ ली जाती हैं 1-2 नंबर में कि इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो आवश्यक शर्तें समझ लीजिए। इनके लिए तरंग दैर्घ्य यानी तरंगों की तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति व आयाम समान होने चाहिए। जो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए और तरंगे एक दूसरे के ऊपर पर अध्यारोपित होनी चाहिए। तरंगे कैसी होनी चाहिए? अध्यारोपित होने चाहिए। और तरंग स्रोत प्रकाश एकवर्णीय होना चाहिए, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम आवश्यक शर्तें, यानी तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, तरंगों की आवृत्ति व आयाम समान होने चाहिए, कला संबंध स्रोत होने चाहिए, ठीक है, और तरंगे अध्यारोपित होनी चाहिए और इसके लिए एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। ये इसके लिए आवश्यक शर्तें हो जाएंगी। नोट डाउन कर लेना। बताओ तो लिखा दें, ठीक है। समझ लो, आवश्यक शर्तें भी समझा देते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्तें चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। समझ लो, धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, लिख लो। समान, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है कि तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, समान आवृत्ति व समान आयाम होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए, तरंगे अध्यारोपित होनी चाहिए और इसके बाद में इसके लिए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यंग का प्रयोग सिद्धांत। यंग का द्विसलिट प्रयोग, ठीक है। यंग का द्विसलिट प्रयोग सिद्धांत समझ लीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा आता है, निगमन में पूछा जाता है, ठीक है। परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। क्या है यंग का द्विसलिट प्रयोग सिद्धांत? प्रयोग सिद्धांत तो इसमें समझ लीजिए पहले फिगर कैसे बनेगा। ये प्रकाश स्रोत मान लिया, द्विसलिट मान लो, 2 रेखा चित्र है ना। ये बिंदु O मान लो, ये यहां से एक लंब डाल देते हैं कि यहां से ये मिला देते हैं। ये भी थीटा कोण बनता है, ये भी थीटा बनता है, ठीक है। इसके बाद में S1 S2 2 रेखा चित्र मान लीजिए। पर्दे, ये पर्दा रखा है, यहां पर क्या है? पर्दा की दूरी D मान लीजिए, ये O मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए P। बनाओ चित्र। ये दूरी स्मॉल d है, ठीक है।
समझिए, बिंदु यम ये कर दीजिए, ओ ये कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये डी दोहरी है, ओ और डी में थोड़ा अंतर बना दें, ठीक है। ये फिगर दिया गया, तो इसमें क्या है समझिए क्या हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे चित्र के अकॉर्डिंग, पहले फिगर समझ लीजिए। माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माना यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, इस तरफ थोड़ा दूर बनाओ इसको। माना यस क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसके सामने दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जिनके बीच की दूरी d है, जिनके बीच की दूरी d है। इसके बाद में S1 व S2 रेखा छिद्र कला संबद्ध तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती हैं और पर्दे, ठीक है, और पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती हैं, और पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती हैं या मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद में माना S1 और S2, माना S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है, और पर्दे के बीच की दूरी क्या है कि बिंदु यम से पर्दे के बीच की दूरी क्या है, O है, ठीक है। बिंदु यम से पर्दे के बीच, बिंदु यम से बिंदु O तक पर्दे के बीच की दूरी क्या है, d है। इसके बाद में इनके बीच पथांतर क्या है, पथांतर का अंतर मान लीजिए क्या है, यन, यहाँ पर मान लीजिए S2 यन है। पथांतर का अंतर जानते हो, जैसे जितनी दूरी ये है उतनी रेखा ये है, और ये क्या है ज्यादा दूरी है, इसी के अंतर को हम क्या है पथांतर। जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक ये व्यक्ति जा रहा है, एक ये जा रहा है, अब जितनी दूरी ये चला है, ठीक है, इसकी यहाँ तक तो सेम दूरी हो गई, बची ये दूरी, ये क्या हो जाएगा पथ का अंतर यानी रास्ते का अंतर। इनके बीच पथांतर क्या है, S2 यन है। तो समझिए, तो क्या लिखेंगे एक बार और समझिए। माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसके सामने दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जिनके बीच की दूरी d है। S1 और S2 रेखा छिद्र तरंग कला संबद्ध तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती हैं और d दूरी पर रखे पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं, d दूरी पर रखे पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। इसके बाद में इन तरंगों के बीच का पथांतर S2 यन है, इन तरंगों के बीच का पथांतर S2 यन है। तरंग स्रोत S1 और S2 की बिंदु O से दूरी समान है, यानी जितनी दूरी इधर से उतनी इधर से है। इनके बीच का पथांतर S2 n है। समझ में बात आई? तो क्या लिखेंगे, माना, समझ लीजिए, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। क्या है, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है जिसके सामने दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जिनके बीच की दूरी d है, जिनके बीच की दूरी d है, स्मॉल d है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। नोट डाउन करिए। अतः S1 S2 दो कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। माना, अतः S1 व S2 दो कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करते हैं, की भांति कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। इससे द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती हैं, इससे द्वितीयक
तरंगे उत्पन्न होती हैं। इससे द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती हैं और डी दूरी पर रखे पर्दे के बिंदु O पर मिलती हैं। कि पर्दे के बिंदु O पर मिलती हैं। ठीक है, अब नई लाइन से लिखिए, माना S1 व S2, माना तरंग स्रोत S1 व S2 की दूरी बिंदु O से क्या है, समान है। बिंदु O से समान है और इनके बीच पथांतर क्या है, इनके बीच, इन तरंगों में पथांतर क्या है, इन तरंगों के बीच पथांतर है। पथांतर क्या है, पथांतर S2n है। यही तो दूरी एक्स्ट्रा है, देखो जितनी दूरी ये उतनी ये S2n है। तो क्या है, S2n है। ठीक है, नोट डाउन करिए। और इसके बाद में ये जो बिंदु P दिया गया, इसकी दूरी क्या मान ले, x। माना बिंदु O से बिंदु P की दूरी x है, बिंदु P की दूरी x है। बस इतना लिखना था, x है। समझिए फिर एक बार। माना यंग का द्विसलिट प्रयोग सिद्धांत पूछ लिया जाता है प्रकाश के व्यतिकरण पर। माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसके सामने दो रेखा, माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसके सामने दो रेखा छिद्र S1 व S2 है जिनके बीच की दूरी d है। अतः S1 S2 कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करते हैं। इससे द्वितीय तरंगे उत्पन्न होती हैं और डी दूरी पर रखे पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में माना S1 और S2 से बिंदु O की दूरी समान है और इनके बीच, इन तरंगों के बीच पथांतर क्या है, S2n है। इन तरंगों के बीच पथांतर S2n है। और इसके बाद में माना बिंदु O से बिंदु P की दूरी x है। 2-3-4 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। 2-3 लाइन इधर उधर होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले ये लाइन लिख गई बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। याद तुम लोगों को भी हो जाएगा, आगे पीछे लाइन याद हो, कोई दिक्कत, रटना नहीं है, बस समझना है। माना यस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जिसके सामने दो रेखा छिद्र S1 व S2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। अतः S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करते हैं जिससे द्वितीय तरंगे उत्पन्न होती हैं और d दूरी पर रखे पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। ठीक है, इसका माना S1 और S2 से बिंदु O की दूरी समान है और इन तरंगों के बीच पथांतर S2n है और बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी x है। इतना आया समझ में? तो अब समझिए निगमन, मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखिए इसमें एक त्रिभुज बन रहा है S1 S2n। ठीक है, क्या त्रिभुज बन रहा है, S1 S2n। देखिए त्रिभुज समकोण बन रहा है, इसमें एक कोण 90 अंश का है ना, तो जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज S1
S2 समकोण त्रिभुज S1 S2 n में क्या होता है, इसमें लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा, थीटा का मान सेम है, लंब का मान इसमें क्या है, लंब भुजा कौन सी है, S2n। कौन सी लंब भुजा है, S2n। इसके बाद में कर्ण इसमें कौन सी भुजा है, कर्ण तुम्हारी हो जाएगी इसमें, सीधी सी बात है, पहचान में एक बता देता हूँ, कभी गलत नहीं होगा सवाल, ठीक है। इसमें जो लंब होता है, लंब के आसपास वाली भुजा छोड़ दो, ये मैंने छोड़ दी, ये वाली भुजा जो बचती है वो भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है, S1 S2। इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज दूसरा तुम्हारा बन रहा है, समकोण त्रिभुज कौन सा, MOP, PMO लिख लो, PMO में इसमें लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा हो जाएगा, लंब का मान इसमें क्या है, OP। इसके बाद में आधार का मान क्या है, आधार का मान दिया गया है OM, ठीक है। अब क्या हो, कोण थीटा कोण जो है अत्यधिक छोटा हो, देखिए ये जो साइन कास टेन होता है ये मान कम करने के लिए लगाया जाता है। जैसे समझिए, जैसे किसी साइन 30 लिखा, कितना अधिक मान है, और साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, और 1/2 का मतलब आधा, कहाँ 30 से आधा। और जो ऑलरेडी चीज अत्यधिक छोटी हो, ठीक है, उसका एंगल बहुत ही कम दे दिया जाए, 5 डिग्री से कम हो, तो हम क्या करते हैं, साइन कास नहीं लिखते हैं, उसको हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर इधर प्राप्त हो जाएगा S2n अपान S1 S2, इधर प्राप्त हो जाएगा थीटा बराबर OP अपान OM। दोनों समीकरण से देखो, इससे और उससे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, दोनों में थीटा दिया गया है, मान रख दीजिए, थीटा लिखा नहीं जाएगा। तो S2n हो जाएगा अपान S1 S2 हो जाएगा, बराबर में OP अपान OM हो जाएगा। अब मान रखिएगा, S2n का तो मान अभी दिया नहीं गया है, ठीक है। S1 S2 का मान क्या दें, S1 S2 का मान है तुम्हारा D, स्मॉल d। OP का मान कितना है, OP का मान है x। इसके बाद में OM का मान कितना है, यहाँ पर रख लीजिए, S2n का भी मान रख लीजिए। S2n का मान रखिए, S2n बराबर n लेमडा, क्या रख दें हम, n लेमडा। पथांतर है, पथांतर यानी ये रास्ता जो है ये पथांतर है, उसको हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य ही तो बोलेंगे। तो n लेमडा रख दीजिए, क्या हो जाएगा, n लेमडा, इधर x हो गया। OM का मान क्या है, OM का देखो ये कैपिटल D है, मान x का मुझे निकालना है, तो x बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, D, n तो आगे हो जाएगा, D उधर गुणा में चला जाएगा, D लेमडा अपान D, यही तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा। फिर एक बार समझिए क्या हो जाएगा, इसमें साइन थीटा बराबर, पहले हम ये समकोण बोलेंगे, ये जो बन रहा है S1 S2 n में, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या हो गया, S2n, कर्ण इसमें लंब के आसपास वाली छोड़ के कर्ण हो गई, S1 S2 हो गया, ठीक। इतना है समझ में। दूसरा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है PMO वाला, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लगाएंगे टेन थीटा, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। लंब कौन सी भुजा हो गई, ये, आधार ये हो गया, लंब हो गया OP, आधार OM हो गया। जब थीटा अत्यधिक छोटा हो तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा का मान नहीं रखते हैं, थीटा का मान नहीं रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर S2n बटे S1 S2 हो गया, दोनों में थीटा हो गया, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। S2n अपान S1 S2 बराबर OP अपान OM। S2n पथांतर है यानी रास्ता है, तरंग दैर्घ्य हो जाएगी n लेमडा। S1 S2 का मान स्मॉल d, इसके बाद में OP का मान x दिया गया, देखो चित्र में इसका कैपिटल D की इधर गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, n लेमडा D अपान D हो जाएगा। देखो भ्रमित मत हो, जैसे x इधर है, D की इधर गुणा कराएंगे, n D लेमडा अपान D हो जाएगा। चाहे ये लिखो और चाहे ये लिख दो, चाहे x बराबर कहो चाहे इससे कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना समझ में आया सभी के, कोई दिक्कत। अब फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र इसी से निकाला जाता है, देखो
कैसे निकाला जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र इसी से। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालें, एक आगे की निकाल लेंगे भाई, एक तरंग दैर्घ्य है उसके आगे की निकालिए तब तो मालूम होगा फ्रिंज की चौड़ाई। जैसे फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकालना, किसका, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र कैसे, इसी फार्मूला से भी निकलवा रहे हैं। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, चौड़ाई का सूत्र। आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर यन लिखा गया, इसका मतलब क्या, पहली का है तो प्रथम का है 1, द्वितीय का है तो 2, तृतीय का है 3, चतुर्थ का है 4, न्यूमेरिकल जब लगाते हैं तो उसमें देखो यही आता है, ठीक है। इसके बाद में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, एक आगे की निकाल लें भाई, 2 फ्रिंजे हैं मेरे पास, हम दूसरी की निकाल लें और एक पीछे वाली निकाल, बीच वाली चौड़ाई, ये 2 मार्कर है मेरे पास। इसको मैंने मान लिया यन, ये 1 दूरी पर है, तो यन और यन प्लस 1 से घटा देंगे तो इसके बीच की दूरी निकल आएगी, चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो समझिए x चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर x n प्लस 1 माइनस एक्स एन। मान रखो जब x n, ये x n मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x n प्लस 1 है तो यहाँ भी n प्लस 1 हो जाएगा, तो x n की यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डी लेमडा पान डी माइनस यक्सियन का मान n डी लेमडा पान डी। अब इसके अंदर गुणा कराओ, n डी लेमडा पान डी हो गया, एक बार n के साथ एक बार 1 के साथ, प्लस डी लेमडा पान डी हो गया माइनस n डी लेमडा पान डी हो गया, ये दोनों कट गए। सूत्र क्या आया, w बराबर डी लेमडा पान डी। अगर नहीं याद रखते तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। देखो यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ n प्लस 1 तो यहाँ n प्लस 1, उसके बाद में अंदर गुणा मैंने करा दी, एक बार n वाला पोर्शन लिया, एक बार 1 से कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों कट गए, ये उत्तर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यदि कोई मतलब डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आता, 2-3 बार क्लास देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करिए, फिर हम बताएंगे तुमको कोई दूसरा तरीका। ठीक है।